हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे हजीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए सिलेक्शन टेस्ट का यह सेट नंबर 17 होगा। सेट नंबर 16 तक हम अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो जिसको करते हैं उससे पहले कुछ चैनल पर नहीं तो कृपया बीजे हजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक मोटिवेशन कोट है, बुझी हुई सम्मा भी जल सकती है, बुझी हुई सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है, और होके मायूस यूं ना बदल अपने इरादे को, तेरी किस्मत कभी बदल सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने भी जिसका प्रश्न है उसे हम देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न अगला है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। देखिए मंदार पर्वत जो है ना, यह बिहार के बांका जिले में है। कहाँ? बांका जिले में। मंदार पर्वत की मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं के द्वारा, तो जो सर्प में लपेटा हुआ था ना, इसी पर्वत को लपेट के इसका मंथन किया था। इसलिए मंदार पर्वत धार्मिक रूप से अति मान्यता रखता है, जो कि बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। देखिए जो प्राथमिक तरंगे है ना, यह सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग कहलाती है। प्राथमिक तरंगे देखिए भूकंप का मात्रा जो होता है यह सिस्मोग्राफ होता है एवं इसे रिक्टर स्केल पैमाने पर मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे लंबे रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। देखिए भारत के सबसे लंबे रोपवे जो है ना, यह असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और 1.82 किलोमीटर से असम के गुवाहाटी में किया गया है। 1.82 किलोमीटर की लंबाई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। देखिए ये सब सारी खूबियां किसमें है, तो वह है मन्नार की खाड़ी वायस्फीयर रिजर्व में। किसमें है? मन्नार की खाड़ी वायस्फीयर रिजर्व में। देखिए यहाँ जानते हैं टोटल कुल 21 द्वीप है। इसके अलावा देखिए जो वायस्फीयर रिजर्व है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुंदरवन जो है ना, यह पश्चिम बंगाल में है और यह गंगा नदी के डेल्टा से बना है। और यह भी क्या है? दलदली क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? रामसर साइट या मैंग्रोव वनों की श्रेणी में रखते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट है, ग्रीष्म के अंतर्गत पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसे जो स्थानीय रूप से है ना, इसे मैंगो सावर कहता है। क्या? मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, आम्र वर्षा जो होता है ना, इसे ही कहता है मैंगो सावर या आम्र वर्षा। अगला है, वर्षा जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान होता है, इसका फुलूस अप्रैल के माह में जो तूफान चलता है उसे कहते हैं। इसके अलावा देखिए जब फूलों वाली बौछार के होता है, जो कि कर्नाटक एवं निकटवर्ती जब हम चलता है, जिसे कहवा उत्पादन क्षेत्र या चेरी ब्लॉसम कहता है। इसके अलावा देखिए एक होता है काल वैसाखी। काल वैसाखी जो है ना, पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलती है, जिसमें अत्यंत विनाशकारी वर्षा युक्त पवन कहलाती है। क्या होता है? वो काल वैसाखी कहते हैं। और एक पवन है, इसे देखिए काल वैसाखी को ही पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि लू कहाँ चलता है? ये भी प्रश्न पूछता है कि लू जो है यह बिहार एवं पंजाब के क्षेत्र में चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायी पवन जो होती है, यह लू है। तो लू कहाँ चलती है? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में। और जो काल वैसाखी है, इसे उत्तर भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? ये देखिए जो सिंधु की सहायक ना, यह ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी जो है यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। देखिए ब्यास को विपाशा नदी कहा जाता है। यह देखिए रोहतांग दर्रे से कहाँ निकलता है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। इसके अलावा ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर गुजरते हुए धौलाधर श्रेणी की कामेट और लारंगी महाखंड का निर्माण करती है। और देखिए यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ हरिके के पास सतलज में मिल जाती है। ब्यास नदी कहाँ मिलती है? तो हरिके जो बैराज है ना, वहाँ सतलज नदी मिल जाती है। और देखिए चिनाब जो है, जिसका नाम पुराना क्या है? अश्किनी, यह नदी सिंधु की सबसे बड़ा सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, जिसे अश्किनी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश घाटी से होकर दो प्रमुख नदियां बहती है, नर्मदा एवं ताप्ती। किसमें ऑप्शन में कर दिया हुआ? ताप्ती देवा ना। तो नर्मदा एवं ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से बहती है। देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में जो मुल्ताई जगह है ना, वहां से होता है। और यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और कहाँ गिरती है?
तो यह भ्रंश घाटी से बहते हुए खम्भात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खम्भात की खाड़ी में। देखिए इसका जो अपवाद क्षेत्र है यह 79% कहाँ बढ़ता है? महाराष्ट्र में बढ़ता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में होते हुए यह खम्भात की खाड़ी में गिर जाता है। और देखिए गिरना जो है ना, इसके बाएं तट का एवं अरुणावती इसके दाएं तट की क्या है? गिरना जो है बाएं एवं अरुणावती इसके बाएं तट की मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। गिरना और वरुणा, ये सब अरुणावती, गिरना एवं अरुणावती इससे बाएं तट से मिलती है। किसमें? ताप्ती नदी में। एवं देखिए जो गंगा नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगा का उद्गम जो है यह उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहता है? सांगपो कहता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से एक प्रश्न हाल ही पूछा गया था बिहार पुलिस में कि वह कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो असम में या भारत में यू आकार का क्षेत्र घाटी का निर्माण करता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा है, जबकि भारत में सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यह ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है, जबकि सिंधु का भी क्या है? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु की लंबाई बराबर है 2900 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह गंगा हो जाएगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। देखते हैं। देखिए नदी गंगा से पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा से कहता है, तो जहाँ की रहेगा तो की से होगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो गया, जबकि दक्षिणी गंगा कहा था गोदावरी को। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से शीर्ष 3 सबसे अधिक घनी आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए यह जगह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। देखिए उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है ना, देखिए भारत में कुल जनसंख्या जो 2011 के अनुसार से है 121.09 करोड़ है। इसमें देखिए जो पुरुष जनसंख्या है यह 51.54%, जबकि महिलाओं का जनसंख्या 48.46% है। देखिए इसमें घटते क्रम में अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है 16.51%, महाराष्ट्र में है 9.28%, जबकि बिहार में है 8.6%। बिहार का ध्यान रखिएगा, बिहार में 8.6% पूरे भारत की जनसंख्या है। और अगर जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो राज्य में हो जाएगा बिहार का 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि अगर पूछेगा राज्य या यूटी में तो वहाँ हो जाएगा दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह दिल्ली का है यूटी में, यूटी या राज्य में, जबकि राज्य में किसका है? बिहार का है। और सर्वाधिक कम जो है दिल्ली का 11,000 कुछ है, जबकि बिहार का 1106 है। और अगर सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा कितना है? मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। देखिए इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या एक बार देख लेते हैं तो सिक्किम में कितना है? 0.05% है। मिजोरम में कितना है? 0.09% है। और अरुणाचल प्रदेश में 0.11% है। देखिए भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा ना तो हो जाएगा कौन सा? सिक्किम। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। जबकि अगर पूछा केंद्र शासित प्रदेश में कि सबसे कम जनसंख्या किसका है तो हो जाएगा लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा? देखिए भारत में 2 ज्वालामुखी है, नारकोंडम है और बैरन। देखिए इसमें जो जागृत है ना यह बैरन है। बैरन द्वीप जो है, बैरन ज्वालामुखी यह जागृत है, जबकि नारकोंडम क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा देखिए और कुछ देख लेते हैं जो विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी है ना, इसे जैसे माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, ये सब का है, यह इटली का है। कोलिमा कहाँ का है? कोलिमा मैक्सिको का है। और किलौआ ज्वालामुखी और हवाई द्वीप में है, अमेरिका में। किलौआ प्रश्न पूछा गया है, किलौआ कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप में है। जबकि भूमध्य सागर में विसुवियस और जापान का फ्यूजोमा ये दोनों प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहता है? तो स्ट्रोम्बोली कहता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है। जबकि जापान का फ्यूजोमा क्या है? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और देखिए म्यांमार का पोपा है, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोहे सुल्तान ज्वालामुखी सब क्या है? यह निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी है। इसके अलावा देखिए एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो कौन सा जगह? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिए प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त क्या है? सबसे गहरी गर्त है, जो कि 11,002 मीटर है। यह तो 1122 किलोमीटर कर सकते हैं ना, 11.22 मीटर होगा, किलोमीटर होगा। देखिए अगला देखें, केबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? देखिए इस पे एक हंगुल है जिसे डांसिंग डेयर के नाम से जाना है। तो केबुल लामजाओ कहाँ है? यह है मणिपुर में। ध्यान रखें केबुल लामजाओ कहाँ है? देखिए इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं, जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क क्या है? जिम राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या था? हेल नेशनल पार्क है। एक वर्ष प्रश्न ऐसा पूछा गया था
कि जिम नेशनल पार्क जो सबसे पुराना है, इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो यह देखिए रामगंगा नदी निकलती है। क्या? रामगंगा नदी निकलती है। इसके अलावा और भारत में सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है यह लद्दाख में है। क्या? हेमिस जो है, हेमिस नेशनल पार्क यह लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा अगर सर्वाधिक पूछेगा तो यह मध्य प्रदेश में है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो भारत में एक और जगह जैसे काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है? यह असम में है। असम में यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जो कि भारत में एक ही जगह पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा, वो असम में है। किसमें? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और देखिए डाम्पा, मिजोरम में कौन सा है? डाम्पा जो अभ्यारण्य है ये मिजोरम में है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सही कथन का। देखिए पहला अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के में प्रकाश की अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? देखिए यह होता है एटीपी, हाइड्रोजन तथा एवं O2 का। अलग है, सही कथन चयन किए। देखिए क्या करा इसमें, सही क्या है? हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक होता है। अगला है, निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए डब्ल्यू बटा एम स्क्वायर जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है, जबकि फैराडे वोल्ट स्क्वायर ये ऊर्जा की इकाई है। GeV क्या है? यह भी इकाई ऊर्जा का है। हेनरी एम्पियर स्क्वायर का है, यह भी ऊर्जा की इकाई है। यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगी? देखिए इसका जो कोणीय संवेग है ना, यह इसका संरक्षित रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव तरंगों के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन करती है? देखिए गति दोनों समान कर रही है, लेकिन क्या कर रहा है? द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो यह हो जाएगा अल्फा कण का। अल्फा में जो हीलियम आयन है ना, इसके तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। अगला है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम बताएं। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर क्या है? एल्युमिनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा निर्माण होता है? देखिए भारत जो है ना, यह पवन ऊर्जा के निर्माण में सबसे अधिक कहाँ है? क्या गुजरात में है। कौन सा क्षेत्र है? गुजरात में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके अलावा और देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? देखिए यह हो जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी का है? आदिस अबाबा है। तो इथियोपिया जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। लगता है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। प्रश्न पूछा है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में बताया। देखिए तो क्या है, भारत में दक्षिण क्षेत्र में बहती है गोदावरी, कावेरी और जो कृष्णा नदी है ना, यह भारत के दक्षिण छोर में। देखिए गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की सबसे दूसरी बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सॉरी, गोदावरी जो है गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाता है, जबकि कावेरी का कहता है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहता है। देखिए गोदावरी का निर्माण त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो महाराष्ट्र से निकलती है ना, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा आकार एवं विस्तार में देखते हैं तो सबसे बड़ी होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा नाम से जानाता है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा का नाम से जानाता है। एवं गोदावरी जो है नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नदी प्रायद्वीप की भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है, जबकि गंगा कितना है? इसका ध्यान रखिएगा, गंगा का 25 किलोमीटर है। क्या? गंगा 25 किलोमीटर है। देखिए कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है? कृष्णा जो है ना, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी हो गई। जबकि अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है, तो हो जाएगा कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के सह्याद्री एवं महाबलेश्वर के पास जो पहाड़ी है ना, वहां से इसका उद्गम स्थल हुआ है। देखिए कृष्णा का जो अपवाद क्षेत्र देख लेते हैं, क्या महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विस्तार है। और कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ये देखिए दूसरा है, नया प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक बड़ा दूसरा डेल्टा कौन निर्माण करता है, तो कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। देखिए कावेरी नदी का उद्गम देख लेते हैं। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहां से? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी का निर्माण होता है। इसे दक्षिण की गंगा कहता है। देखिए कावेरी में क लगा हुआ, तो इसे ध्यान रखिएगा, दक्षिण की कावेरी दक्षिण की गंगा कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं? तो देखिए, बाहरी आपातकाल स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण, इसे हम सशस्त्र विद्रोह भी कर सकते हैं। एवं बाहरी आक्रमण क्या होता है, इसमें आपातकाल लगा। देखिए, आपातकाल 3 तरह का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसे आर्टिकल 352 के द्वारा लगाता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन या विधायी शक्ति जब विफल हो जाती है तो लगाता है, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आर्टिकल 356 में इसका उल्लिखित है। और जो वित्तीय आपातकाल है यह 360 में उल्लिखित है। इसका वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल किस में है? 360 में है। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में है। एवं 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल इसमें देखिए 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना वर्ष 1978 में, इसके द्वारा कहा गया था कि 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत दिए गए जो अधिकार हैं इससे निलंबित नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो आर्टिकल 20 एवं 31 में है क्या? तो 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, एवं 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 21 में। तो ये दोनों जो अधिकार है ना, यह क्या खत्म नहीं होता आपातकाल के द्वारा। लेकिन जैसे अगर आपातकाल लगा तो आर्टिकल 19 में जितने भी 6 प्रकार के अधिकार हैं वे सब समाप्त हो जाता है। अब देखिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 21 का ए में क्या है? तो आर्टिकल 21 का ए में है शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का मौलिक अधिकार इसे बना दिया गया है। यह प्रश्न बिहार दरोगा के पीटी में पूछा गया था मध्य निषेध में, तो इसका ध्यान रखेगा। अगला देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। इसका स्वरूप योजना के नेतृत्व में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में बनाया गया था? देखिए, जो दूसरी बनाया गया था ना, ये बनाया गया था पीसी महालनोबिस मॉडल के द्वारा। किसका? पीसी महालनोबिस मॉडल। जबकि देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है यह 15 मार्च 1950 से शुरू किया गया था। और देखिए, योजना आयोग 2015 में तक था, लेकिन इसके बाद इससे बदल कर क्या नीति आयोग कर दिया गया। तो अगर देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्या? 112। देखिए, बजट शब्द है ना, यह फ्रांस के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। यह स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा गया था रेलवे में। देखिए, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ, जिसमें एक बार आंतरिक अशांति एवं 2 बार विदेशी आक्रमण से हुआ था। वित्तीय आपातकाल, सॉरी वित्तीय विवरण है ना, इसे देखें। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये भी प्रश्न बार पूछा था। ये तो दूसरी था पीसी महालनोबिस मॉडल पर, लेकिन जो प्रथम है ना, यह हेरोल्ड डमर मॉडल पर आधारित था। यह 1951 से लेकर 56 तक चला था ना। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो देखिए, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, यह 4 साल ही चला था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या गरीबी हटाओ का के बारे में जिक्र किया गया था। इसका प्रमुख नारा वही था। अगला, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किसमें है? आर्टिकल 112 में है, 112 में है। जबकि देखिए 108 में क्या है? यह संयुक्त अधिवेशन है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उत्तरदायी सिद्धांत है? यह हो जाएगा, देखिए, समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। समान नागरिक संहिता क्या है? इसे संरक्षित करना है। देखिए, आर्टिकल 36 लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में चर्चा किया है। क्या? पंचायती राज है। आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी कोड के बारे में लागू किया गया है। क्या बताया गया है आर्टिकल 44 में? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, भारत का संविधान जो है यह कुल 60 देशों के संविधान से पढ़कर लिया गया है। तो जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है यह लिया गया कहाँ से? यह फ्रांस से लिया गया है। देखिए, इसके अलावा देखिए, जापान के से विधि के शासन जो प्रक्रिया है ना, यह लिया गया है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मूल कर्तव्य जो लिया गया है यह सोवियत संघ से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय शासन की पद्धति, विधि का शासन, परमादेश, उपबंध, भारतीय संविधान में लिया गया। इसके अलावा देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्णावलोकन, जो कि आर्टिकल 137 में है, न्यायिक पूर्णावलोकन। और यह प्रश्न बिहार दुर्ग में पूछा गया था कि न्यायिक पूर्णावलोकन चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 137 में है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं राष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया है? और महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है? तो यह सब अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है,
कुछ दशाओं में सदस्यों का नामांकन यह कहाँ से, आयरलैंड से है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सब कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला, बिहार राज्य में विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए केंद्र में होता है एक लोक लेखा समिति, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, सॉरी 22 सदस्य होते हैं। इसमें होते हैं 15 सदस्य होता है लोकसभा से एवं 7 सदस्य होते हैं किसी राज्यसभा से। देखिए जो प्राक्कलन समिति है ना, इसका कार्यकाल भारत में 1 वर्ष का होता है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहाँ कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का जो गठन है, देखिए इसके गठन के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन जॉन मथाई की सेवा से किया गया था, वर्ष 1950 में किया था। और यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, क्या, प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति में बिहार में जो है कुल 25 सदस्य हैं। कितना, 25 सदस्य में 19 है विधानसभा से और 6 है कितना, विधान परिषद से। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति जो बिहार में 2 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें कुल 25 सदस्य हैं। 25 में 19 हो गया किसका, विधानसभा का हो गया, एवं 6 है कहाँ से, विधान परिषद से है। तो अगला देखिए, सन प्रक्रिया नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्ट केंद्रों में होता है। इनमें से कौन सा एक केंद्र उद्दीपन होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है। देखिए यह हो जाएगा श्वास अनुचली केंद्र। क्या, श्वास अनुचली केंद्र। अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है, तो समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों में अलग अलग हो जाता है। उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पर अनुसरण करेगा, किसके लिए लिया गया है। यह समय क्या है, यह देखिए अधिकतम होता है। क्या, अधिकतम होता है। नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्चतम है। देखिए यह हो जाएगा Ne3s2 3p3 का। निम्नलिखित में से बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य। देखिए ताप सुघट्य किसे कहते हैं, जिससे गर्म करने पे वह जल्दी गर्म नहीं होता है, इसे ताप सुघट्य कहते हैं। इसका जो यूज होता है ना, ज़्यादातर किचन में होता है। जो जैसे बर्तन हो गया, उसका जो हैंडल होता है, मुट्ठी, उसको बनाने में होता है। क्या, टेफ्लॉन का बना होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। क्या कर रहा है, ताप सुघट्य क्या होता है, ये टेफ्लॉन होता है। एक और पूछता है, नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित किया गया है। लोकसभा में सर्वाधिक जो एसटी का सीटें हैं, यह कहाँ उल्लेखित किया गया है, ये देखते हैं। यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में किया गया है सर्वाधिक सीटें। देखिए यहाँ लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जो सीटें हैं ना, कुल 47 है। इसमें एससी के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित उत्तर प्रदेश में है, जबकि एसटी के लिए कहाँ है, मध्य प्रदेश। देखिए एसएससी के लिए सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, एवं एसटी के लिए सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। देखिए एससी और एसटी कुल मिलाकर कितना, 131 सीट जो आरक्षित है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में एससी एवं एसटी का सीट का आरक्षण किया गया है। कितना कितना में, 330 एवं 332 में। देखिए बिहार में विधानसभा में एससी के लिए 38 सीटें हैं एवं एसटी के लिए 2 सीटें हैं। कुल 40 सीटें आरक्षित बिहार में है, इसे ध्यान रखिएगा। जबकि देखिए लोकसभा में मध्य प्रदेश में जो कुल एसटी के सीटें हैं, यह कितना, 6 सीट है। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे, यह दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद सरस्वती। कब के थे, वर्ष 1875 में के थे, एवं 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया था। देखिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, यह इनका प्रमुख नारा था। किनका, दयानंद सरस्वती का। देखिए स्वराज शब्द है ना, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी कौन के थे, दयानंद सरस्वती के थे। जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज इत्यादि संगठन के स्थापना के थे। देखिए विवेकानंद सन 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के स्थापना के थे। कौन सा, विवेकानंद जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन के स्थापना के थे। कहाँ, कलकत्ता में। यह देखते हैं, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक था। यह एक विशाल 3 खंड का काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। ये जो पुस्तक है कब लिखे थे, तो वर्ष 1817 में लिखे थे। अगला है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। 72% है। देखिए तो कौन सा है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ना, देखिए कौन आया था, पैट्रिक लॉरेंस आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था, एवी एलेक्जेंडर आया था। कौन,
कैबिनेट मिशन में 1946 में, लेकिन जो सर रैमजे मैकडोनाल्ड है यह नहीं आया था। देखिए कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारतीय सचिव थे। A.V. अलेक्जेंडर क्या था? यह नौसेना मंत्री था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड जो है 16 अगस्त 1932 में हिंदुओं के लिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसका घोषणा किया था कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। देखिए कैबिनेट मिशन का मुख्य अंतरिम सरकार का गठन और कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ करना था। देखिए कैबिनेट मिशन का मुख्य काम क्या था? तो संविधान का निर्माण करना था। और कैबिनेट मिशन 1946 में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था और संविधान के लिए जो चुनाव है यह जुलाई 1946 में हुआ था, जबकि संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में फिर हो गया था। देखिए पाकिस्तान की मांग कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने पाकिस्तान का पुरजोर मांग किया था। और एक प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान का नाम शब्द कौन दिया है? तो यह रहमत अली ने दिए थे। कौन? रहमत अली। किस सूफी संप्रदाय ने सूफी इश्क में सूफी संत सैफुद्दीन महिया मनेरी जुड़े थे? किससे जुड़े थे? ठीक है, यह फिरदौसी थे। क्या थे? फिरदौसी थे। सूफी संप्रदाय सूफी संत सैफुद्दीन अहिया मनेरी। देखिए फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की उपशाखा है, जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व संत वखदुम सरफुद्दीन महिया एवं मनीर थे। देखिए सरफुद्दीन महिया मनीर का जन्म 13वीं शताब्दी में मनीर में हुआ था। नहीं देखते हैं। देखिए बिहार में चिश्ती संप्रदाय है ना, चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी एवं फिरदौसी सिलसिले के संत सक्रिय रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे रोलेट एक्ट काला कानून कहा था? किसने रोलेट एक्ट को काला कानून? ये तो जानते होंगे। रोल एक्ट कब लाया था? वर्ष 1919 में लाया था। इसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या कहते हैं? कौन क्या? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इन्हें काला कानून की संज्ञा देते हैं। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील के कानून कहा गया था। गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध करते हुए 6 अप्रैल 1919 को जनता में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। देखिए 10 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पे गोली चला दिया था। तो यह कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल वर्ष 1919 में। साम्यवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? देखिए साम्यवाद जो है ना, यह जैन धर्म से है। किसमें? जैन धर्म से। और जैन धर्म का एक बार देख लेते हैं। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। इसके 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ है, इनका मंदिर कहाँ है? झारखंड के छोटा नागपुर के पहाड़ी में है पार्श्वनाथ। और देखते हैं इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म बिहार के कुंडल में हुआ था, जबकि इनका निधन भी कहाँ हुआ है? तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जो पावापुरी जगह है ना, इनका निधन वही हुआ है जहाँ एक अभी वर्तमान में जल मंदिर बना हुआ है। तो और इसके अलावा देखते हैं जो महावीर स्वामी है, यह 4 ब्रह्मसत के अलावा 5वां व्रत उसमें जुड़े थे। 4 व्रत था किसमें? जैन धर्म में। 5वां व्रत इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। तो प्रश्न पूछा कि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा है? तो यह महावीर स्वामी ने जोड़े हैं। इसके अलावा देखिए स्यादवाद में अनेकांतवाद कौन नाम से बनाता है? स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना है एवं स्यादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। अगला देखते हैं, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में कार्य किया था। देखिए भारत की प्रथम जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष यह एनी बेसेंट बने थे वर्ष 1917 में। जबकि प्रश्न पूछेगा कि भारत में जो कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो यह बनी थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? वर्ष 1925 में। देखिए सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता एवं कवि एवं राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। देखिए और 13 फरवरी क्या मनाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाता है। जबकि भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि एक और प्रश्न पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाता है। सरोजिनी नायडू को भारतीय संगीत की भारतीय कोकिला या भारत की कोकिला के नाम से जाना है। किन्हें? सरोजिनी नायडू को। जब देखिए जो एनी बेसेंट है ना, यह कब बने थे? तो वर्ष 1917 में बने थे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और वह कलकत्ता से भाग लेते और यह लखनऊ भाग लेते। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर था।
देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, यह प्रश्न दोबारा पूछा जा चुका है, पिछले क्वेश्चन में था। इसमें पूछा था कि दूसरा का था तो पीसी मान लो भी था, लेकिन पहला क्या है तो हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसमें देखिए मैक्सिमम जो है कृषि एवं भारी उद्योगों पर प्राथमिकता दिया गया था। सॉरी, प्रथम में क्या था, कृषि था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वर्ष 1951 से लेकर 56 का आधार हेरोड डोमर मॉडल था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था और प्रथम में क्या था, कृषि को दिया गया था। देखिए राम मनमोहन मॉडल का संबंध उदारीकरण से है, जबकि 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। अगला नेहरू महालनोबिस मॉडल का संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर बल दिया था। इसे ध्यान रखिएगा, क्या है, प्रथम में क्या था, कृषि पर जोर दिया था, दूसरा में भारी उद्योग पर बल दिया था। और बोकारो स्थापना है बोकारो स्टील प्लांट का, इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया था, जबकि जो भिलाई है राउरकेला इत्यादि को सबका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया था। उस विकल्प का चयन किया जो तीसरे शब्द से संबंधित है, जिसका दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, नेत्र विज्ञान क्या है, आंख से है, तो त्वचा विज्ञान किससे हो जाएगा, त्वचा विज्ञान त्वचा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए एडीएच रुधिर के एजियोन्टियोनस को एजियोन्टेसिन में बदलने में को रोकता है, क्या है, यह गलत है। जबकि देखिए रेनिन, इससे वाहिका विस्फोरण कहते हैं, यह सही है। एएनएफ सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है। क्या है, एल्डोस्टेरोन पानी में पुनः अवशोषण में मदद करता है, एल्डोस्टेरोन। अगला है सही कथन का मिलान कीजिए। देखिए यह हो जाएगा अधिविक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा चपटे कृमि। विक्रिक क्या, वृक्कक जो है यह हो जाएगा केंचुआ। और मैप्लिगी नलिकाएं, देखिए उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग प्राणी के नाम दिया होगा, तो मैप्लिगी नलिकाएं एक किसका होता है, यह होता है देखिए तिलचट्टा का। ग्रीन ग्रंथिया या अथवा श्रृंगी ग्रंथिया, यह होता है किसका, यह हो जाएगा झींगा का। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण के कण का समर्थन नहीं करता है, विकिरण के कण के रूप में समर्थन नहीं करता है। यह हो जाएगा देखिए प्रकाश का व्यतिकरण। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या हो सकता है, तो केवल विद्युत धारा हो सकता है, क्या, केवल विद्युत धारा होता है। अगला 1 लीटर, सॉरी देखिए मैथ का प्रश्न आ गया है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो जैसे जानते होंगे संथाल विद्रोह के नेता है, यह 1857 में हुआ था, सॉरी है सिद्धू एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह के नेता है यह सिद्धू एवं कान्हू थे। इसके और दो भाई थे, सिद्धू कान्हू एवं एवं चांद भैरव थे, हाँ सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। अगला है निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। देखिए जो 1857 का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में क्या हुआ था, मंगल पांडे जी को फांसी दिया गया था। देखिए 29 मार्च वर्ष 1857 को नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी। इसने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुआ था। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और देखिए 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिया था। इसी समय से क्या हो गया, विद्रोह हो गया था। और 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था। इसके अलावा देखिए जो 10 मई 1857 है, यह मेरठ से हुआ था। शुरू कब हुआ था, 10 मई 1857 से हुआ था मेरठ में। और इससे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, जैसे प्लासी लड़ाई कब हुआ था, तो प्लासी लड़ाई जो है यह 23 जून 1957 को हुआ था। और देखिए जो ये युद्ध है ना, इसमें बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है, यह क्या देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के साथ राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। पीटर पेलेग्रिन, यह माने स्लोवाकिया का, क्या स्लोवाकिया का। सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार से विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, यह देखिए रूस के पास है। सर्वाधिक परमाणु हथियार जो है ना, यह रूस के पास है। किस संगठन मंच ने 2024 का ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता है, यह IPBES जीता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है, यह मिला देखिए 12वीं फेल को, क्या मिला है,
अगला है द फ्लाई ऑन द आरबीआई शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द फ्लाई ऑन द आरबीआई के लेखक जो है यह अल्पना किल्लावाला। कौन? अल्पना किल्लावाला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते थे? देखिए टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इसमें कुल 7 पदक जीते हैं। कितने? कुल 7 पदक। बुडापेस्ट रैंकिंग में सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता है? देखिए ये जीते कुश्ती में। बुडापेस्ट जो है इस सीरीज में रितिका हुड्डा ने कुश्ती जीता है। देखिए इसमें इसके अलावा इससे पहले भारतीय पहलवान जो है अमन सहरावत ने पुरुष श्रेणी में रजत पदक जीते हैं और अंतिम पंघाल अंशु मलिक और महिलाओं की श्रेणी में क्या है इन्होंने दोनों रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकंड, अगला प्रश्न कहाँ गया? देखिए घुटना संधि कोहनी, घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? देखिए यह है कब्जा संधि। क्या है? ये दोनों कब्जा संधि के उदाहरण। विषाणु और कोशिकीय जीव होते हैं लेकिन पोषण कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद अपनी प्रकृति बना लेते हैं। तो विषाणु के संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना गया है? देखिए विषाणु जो है ना यह इनमें से कोई जगत का नहीं हुआ। अगला है भिन्न विद्युत विभव। देखिए भिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए ऊर्जा का क्रम क्या है? देखिए इसका हो जाएगा रेडियो तरंगे, परावैंगनी तरंगे, एक्स किरण, उसके बाद अल्फा किरण या इसे गामा कहते हैं, गामा किरण। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें जो है वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दुर्लभ गैस हीलियम है या क्या है? यह गलत है, जबकि रेडॉन एक रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है। हीलियम अक्रिय गैस है। जेनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है। यह क्या है? सारे कथन सही है, जबकि असत्य पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ गैस जो है हीलियम है, यह कथन गलत है। इसके अलावा देखिए वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली दुर्लभ गैस जो है यह आर्गन है। क्या हीलियम नहीं होगा, यह आर्गन है। देखिए और सभी अक्रिय गैसें जो है 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। 18वें वर्ग में पाए जाने वाले जो तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन एवं क्रिप्टॉन है। देखिए आर्गन जो है वायुमंडल में 0.9% की मात्रा में पाया जाता है, जबकि देखिए आवर्त सारणी में है ना प्रत्येक आवर्त की अंतिम तत्व क्या है? अक्रिय गैस होता है। क्या अंतिम तत्व होता है? यह अक्रिय गैस होता है। मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये बने हैं VR सुब्रमण्यम। क्या बने हैं? VR सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसका जो संगठन, इसका गठन ना 12 अक्टूबर वर्ष 1993 में किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया था। देखिए इसका जो कार्यकाल है, इसके अध्यक्ष सदस्य 3 वर्ष की अवधि तथा 70 वर्ष तक रहते हैं। क्या 3 वर्ष या 70 वर्ष तक रहते हैं NHRC के अध्यक्ष। मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता है जैकब मेंस ने। मियामी ओपन में 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है जैकब मेंस। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले और हिंदी क्षेत्रीय भाषा प्रस्तावक का नाम क्या था? देखिए गोपाल स्वामी अयंगर। कौन था? गोपाल स्वामी अयंगर। किस पंचवर्षीय योजना की स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था? यह था देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल है ना, इसके लिए क्या है रासायनिक सूत्र? क्या है? H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है या रसायनों का सम्राट का नाम जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल को। अगला है अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किसके शासकों के द्वारा किया गया था? देखिए अंतराज सागर जो है ना इसका नाम विजयनगर के शासकों द्वारा किया था। विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया था। देखिए देवराय प्रथम ने 1406 से 1422 तक तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बना था। लगते हैं अयोधी किस देश की राजधानी है? अयोधी जो है कैमरून का है। कैमरून का क्या है? अयोधी जो है यह कैमरून की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है? कहाँ गया? या द अस्टेचिन वर्सेज। क्या द अस्टेचिन वर्सेज लिखा गया? देखिए इसके अलावा कुछ राजधानी से एक प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो इसमें अयोध्या क्या हो जाएगा? कैमरून हो जाएगा। और देखते हैं कैमरून की मुद्रा क्या है? FA फ्रैंक है। देखिए इसके अलावा कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी अटोवा है। चार देश की राजधानी अनजामेन है। और चिली का कहाँ है? सैंटियागो। चिली का राजधानी जो है यह सैंटियागो है। किस वर्ष हृदय योजना के तहत पहले चरण बिहार में कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण
को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था। यह क्या था? यह गया के किस वर्ष में बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार शुरू किया था? यह वर्ष 1872 में शुरू किया था। कब किया था? बिहार बंधु के नाम से शुरू किया था ना, यह वर्ष 1872 में किया गया था। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन 7n14 नाभिक से टकराता है तो 6 न्यूट्रॉन 14 नाभिक बनता है, तो इस नाभिक की क्रिया में उत्सर्जित अन्य कण क्या कहलाते हैं? यह कहलाता है फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहते हैं इसे। इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। आदर्श गैस किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं कर सकती है। क्योंकि क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह पूर्ण युग्मित होते हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉन कोश अस्थायी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अस्थायी होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जितने भी जीके जैसे प्रश्न उसे हम देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब एवं लाइक एवं एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिएगा। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।